डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल कृषि दर्शन कार्यक्रम में। मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में कृषि जगत में जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी हलचलें होती हैं, उनकी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं ताकि आपके लिए वो लाभकारी साबित हो सके। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। जानते हैं कि आज के एपिसोड में क्या कुछ खास रहने वाला है। आइए किसान भाइयों बहनों, अब नजर डालते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर पर। केंद्र कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने असम के चाय बागान का दौरा किया। क्या कुछ खास रहा उस दौरान, दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से। मेरा सौभाग्य है, मैं चाय बागान में आया केवल घूमने के लिए नहीं। चाय बागान में चाय की पत्ती बनाने के लिए जब इस बागान में कली निकलती है तो एक कली दो पत्ती, उसको तोड़ने का काम हमारी ये सब बहनें करती हैं। और भारत में और दुनिया में चाय पीने वालों, इनकी मेहनत से तुम्हें सवेरे सवेरे घर में चाय नसीब होती है। लेकिन इनकी जिंदगी कैसी है और पत्ती तोड़ते समय ये कैसा महसूस करती हैं, ये जानने और देखने मैं आज चाय बागान में अपनी इन बहनों के बीच आया और उनसे बात की। मैंने सवेरे 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक यहाँ पत्ती तोड़ने का काम करती हैं और घर से खाना लाती हैं बना के। दोपहर में 1 घंटे का ब्रेक होता है, उसमें ये भोजन करती हैं और अपनी आजीविका का निर्वहन करती हैं। हमारे साथ कृषि मंत्री आसाम हैं। राज्य सरकार की, हेमंत जी की सरकार की कई योजनाओं का लाभ मिलता है, ये बताया। और प्रधानमंत्री जी की जो योजना है निःशुल्क राशन सहित, उनका भी लाभ मिलता है। लेकिन सही अर्थों में इनकी ज़िंदगी जानने, क्योंकि सबके लिए लगे कि बच्चे पढ़े, आगे बढ़े। भगवान तुम पर कृपा और आशीर्वाद की वर्षा करे, तुम सब सुखी रहो और चाय इंडस्ट्री और कैसे ठीक आगे बढ़े और इनको और कैसे इनकी आमदनी बढ़ पाए, इस पर हम लोग विचार करते रहेंगे और काम करेंगे। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सीधा मंत्रालय पर कि क्या कुछ खास जानकारी आज वहां से हम तक पहुंच रही है। हमारे किसान भाई बहन धान में कीट प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दे रहे हैं कृषि भवन स्थित डीडी किसान स्टूडियो से DPPQS फरीदाबाद की संयुक्त निदेशक डॉक्टर सुनीता पांडे जी। उन्होंने क्या कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। चावल एक मुख्य खाद्य फसल है और ये लगभग सभी क्षेत्रों जैसे मैदानी क्षेत्रों, डेल्टा क्षेत्रों में उगाई जाती है। धान खरीफ की भी एक प्रमुख फसल है। इस फसल में बहुत सारे कीट और व्याधियां लगती हैं, जिनमें से कि मैं एक प्रमुख कीट राइस हिस्पा के बारे में आपको बताना चाहूँगी। राइस हिस्पा जो है, इसको स्पाइनी बीटल भी कहते हैं। ये बीटल वर्ग को बिलोंग करता है। इसके शरीर में जो इसका वयस्क होता है, उसमें पूरे के शरीर के चारों ओर कांटे टाइप के रहते हैं और इसका जो ग्रब होता है वो चपटा सा सफ़ेद काला टाइप रहता है। इसका जो ग्रब होता है वो धान की पत्तियों को मध्य शिरा से भी खाता है और पत्तियों को खाकर उसमें समानांतर धारियाँ टाइप की दिखाई देंगी जब इस बीटल का अटैक रहता है।
और जो इसका वयस्क वो अंडे देता है वो पत्ती की टिप पर अंडे देता है और उस पर अंडे देता है, तो इसके लिए आप उसको कट कर सकते हैं जिससे कि वयस्क कीट अंडे ना दे पाए, तो आगे की जनरेशन रुक जाएगी। इसके अलावा इसके नियंत्रण के लिए आप IPM की तकनीक को अपना सकते हैं। जैसे आप ओवरडोज ऑफ फर्टिलाइज़र का यूज़ मत करिए, फर्टिलाइज़र की संतुलित मात्रा का ही प्रयोग करिए। दूसरा, जो भी राइस का फील्ड है उसमें नेचुरल एनिमीज़ बहुत सारे पाए जाते हैं, तो आप उनका संरक्षण करिए। जैसे रिडुविड बग है, ब्रेकॉन है, इनके संरक्षण पर जोर दीजिए। इसके अलावा अगर कीट का ज़्यादा अटैक हो तो आप सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड एंड रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा अप्रूव पेस्टिसाइड का ही प्रयोग कीजिए। आइए अब नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। आज बात होगी वर्मी कंपोस्ट की। जी हाँ, वर्मी कंपोस्ट का नाम सुनते ही जैविक खेती की याद आती है। जैविक खेती जो कि हमारी फसलों के लिए अच्छी है और साथ ही साथ हमारी खेत की मिट्टी के लिए और पर्यावरण के लिहाज से भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। उसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। वर्मी कंपोस्ट अगर हम खुद बनाते हैं तो उसके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। वर्मी कंपोस्ट किस तरह से तैयार किया जा सकता है, इसके लाभ क्या है, किस तरह से इसे उपयोग किया जा सकता है, जानते हैं विज्ञान और किसान सेगमेंट के माध्यम से। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुआ खाद बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, 10 से 15 दिन पुराना गोबर, रसोई से निकला सब्जी वगैरह का कचरा, हरे पत्ते, फसल अवशेष और केंचुए। केंचुए इस तमाम सामग्री को खाते हैं और बदले में जो मल त्यागते हैं वही खाद कहलाती है। मिट्टी में 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यही पोषक तत्व फसल उत्पादन में हमारी मदद करते हैं। इनमें से किसी भी तत्व की कमी होने पर किसान रासायनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अच्छी क्वालिटी के वर्मी कंपोस्ट में सभी 16 तरह के पोषक तत्व मौजूद रहते हैं। यही वजह है कि वर्मी कंपोस्ट मिट्टी की भौतिक संरचना सुधारकर मिट्टी को प्राकृतिक रूप से उपजाऊ बनाता है। इसके अलावा मिट्टी की जल धारण क्षमता में भी इजाफा करता है और पौधों की जड़ों के पनपने के लिए सही वातावरण तैयार करता है। किसान अगर जैविक खाद और रासायनिक उर्वरकों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। वर्मी कंपोस्ट गड्ढों में तैयार किया जाता है। अगर गड्ढा 13 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 1 फुट गहरा है तो उससे 9 से 15 क्विंटल तक केचुआ खाद हासिल की जा सकती है, वो भी सिर्फ 60 से 70 दिनों में। केचुआ खाद बनाने के लिए आपको छायादार जगह की जरूरत होगी। ऐसी जगह जो बाकी जमीन से थोड़ी ऊंची हो ताकि बरसात का पानी इकट्ठा ना हो सके। रोशनी जितनी कम होगी केंचुए उतने ज्यादा सक्रिय रहेंगे। अगर आप कारोबार के लिए केंचुआ खाद बना रहे हैं तो फिर शेड तैयार करना बेहतर रहेगा। इन्हीं शेड में वर्मी कंपोस्ट का बेड तैयार किया जाएगा। बेड की गहराई 30 से 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 1.5 मीटर और लंबाई सुविधा अनुसार रखें। गहराई इसीलिए कम रखी जाती है ताकि उसमें गर्मी पैदा न हो और केंचुओं को नुकसान न पहुंचे। व्यावसायिक वर्मी कंपोस्ट के लिए आसपास पशुपालन का होना जरूरी है ताकि गोबर आसानी से उपलब्ध हो सके। गड्ढे के फर्श को मजबूत कर लें, इतना मजबूत कि केंचुए जमीन में दाखिल ना हो सके। याद रहे, फर्श को पक्का नहीं करना है। पक्का कर देंगे तो अतिरिक्त पानी जमीन के अंदर नहीं जा सकेगा। 2 गड्ढों के बीच कम से कम 1 फुट की दूरी रखें ताकि चलने फिरने के लिए जगह मिल सके। कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे पहले नारियल का छिलका, केले के पत्ते और पुआल जैसी फसल अवशेष की 3 से 4 इंच की परत बिछा दें। इसे हार्ड बेड कहते हैं। इसके ऊपर गोबर और उपजाऊ मिट्टी को बराबर मात्रा में मिलाकर 6 इंच की परत बिछा दें। इसके बाद हर गड्ढे में 4,500 केंचुए डालें। इस तरह हर वर्ग फुट में केंचुओं की संख्या 100 होगी। सबसे अच्छी किस्म लाल रंग वाली एस्किनिया फेटिडा है। इसे रेड वर्म या टाइगर वर्म के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर तीसरी परत बिछाई जाएगी जिसमें कार्बनिक जैव अवशेष और उतनी ही मात्रा में गोबर मिलाकर डालना होगा। गोबर 10 से 15 दिन पुराना होना चाहिए। ताज़ा गोबर डालेंगे तो केंचुए मर जाएंगे। ये परत 12 इंच की होगी। अवशेष और अपशिष्ट जितने बारीक कटे होंगे केंचुओं के लिए उतने ही बेहतर रहेंगे। अवशेष अधपका होना चाहिए। अगर अधपका नहीं है तो 15 दिन तक गोबर में मिलाकर रख दें। उसके बाद ही उसे गड्ढे में डालें।
इसके बाद गड्ढे को बोरे बिछाकर ढक दें। इससे ढेर में नमी बनी रहेगी। सर्दियों में हर दिन एक बार और गर्मियों में 2 बार पानी का छिड़काव करें। हवा की आवाजाही और तापमान बनाए रखने के लिए 30 से 35 दिन बाद ढेर की पलटाई कर लें। इससे ढेर में बनी गैस भी बाहर निकल जाएगी। जब ढेर चाय की पत्ती जैसा दिखाई देने लगे तो समझ लीजिए केंचुआ खाद तैयार है। अब पानी का छिड़काव बंद कर दें और उसे सूखने दें। खाद तैयार होने के बाद ढेर के ऊपर पतली गोबर की परत चढ़ा दें। सारे केंचुए इसमें आकर इकट्ठे हो जाएंगे। इन केंचुओं को अलग कर लें जो आगे खाद बनाने में काम आएंगे। इस तरह बनी खाद को पैक करके आप किसानों को बेच सकते हैं। ये था विज्ञान और किसान सेगमेंट। इसी के साथ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आपका हिम्मत चाहिए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो। मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ। जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो। इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए दिखाते हैं आपको सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। हमारे सेगमेंट में हम ऐसे किसानों से आपकी मुलाकात करवाते हैं जो कृषि के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू चुके हैं और साथ ही साथ प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं अन्य किसानों के लिए भी। तो कौन है आज के हमारे सफल किसान, जानने के लिए रुख करते हैं कृषि स्टार्टअप सेगमेंट का। बकरी आकार में छोटी और शांत स्वभाव वाली होती है, इसीलिए इसे रखने के लिए बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। ये हर तरह की जलवायु में रह सकती है और किसी भी प्रकार के पेड़ पौधे या झाड़ियों को खा सकती है। इसी कारण दूसरे पशुओं के मुकाबले बकरी पालना कम खर्चीला है। ये साल में 2 बार भी बच्चे को जन्म दे सकती है और इसके मेमने जल्द तैयार हो जाते हैं। बकरी जिन झाड़ियों, घास और पत्तियों को खाती है वो कई तरह के औषधीय गुण लिए होती है। ये गुण बकरी के दूध में भी चले जाते हैं। महाराष्ट्र के विनायक नरावड़े पिछले 15 साल से विदेशी बकरियां पाल रहे हैं। दूध के लिए सानिन नस्ल और मीट के लिए अफ्रीकन बोर। हमने सोचा कि क्यों ना हम बकरी का दूध सेल करें। फार्मर को ये ऐसा नया जो है वो करता नहीं है। अभी बकरी पालन में मैंने जैसे किया, मुझे अच्छा सा मुनाफा मिला। मेरी साल की आमदनी बढ़ गई। मैं उसमें डेवलपमेंट करने लगा। इसके बराबर जब मेरे पास कोई फार्मर आता है या नया यंग जनरेशन आता है जो पूछते हैं कि हमें ये बिज़नेस करना है तो हमें कैसा करना चाहिए, तो इसके लिए हम कुछ साल बच्चों को, जो यंग जनरेशन है उनको और कुछ फार्मर्स को प्रशिक्षण दिया हमने, या उनको सिखाया बकरी पालन कैसा करना है। बकरी पालन करते टाइम पे तुम खुद कितना काम कर सकते हैं, कितनी कैपेसिटी तक लोग जानवर आप संभाल सकते हैं, उनका डेली एक्सपेंसेस कैसा निकालना है, उसको कैसे कम करना है, ये सब चीज़ें हमने यहाँ फार्मर को सिखाया। बकरी पालन में हमें शासन से, यानी पूरी भारत सरकार, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से फार्मर के लिए बहुत सारी स्कीम्स आती है। अभी नया नेशनल लाइव स्टॉक मिशन 100 बकरी से 500 बकरी तक फार्म बनाने के लिए, अगर आपका 10 लाख का इन्वेस्टमेंट है तो गवर्नमेंट 10 लाख की सब्सिडी दे रहे, 50% सब्सिडी दे रहे, ताकि 100% सब्सिडी है वो, 50% नहीं।
इसको हम फार्मर को बताते हैं और गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सा स्कीम है ये, जो ब्रीड डेवलपमेंट में है, मिल्क डेवलपमेंट में है और मीट डेवलपमेंट में शासन का अच्छा सा नेशनल लाइव स्टॉक मिशन का स्कीम है। वैसे तो हमारी किसान हजारों साल से बकरियां पाल रहे हैं, लेकिन इसे प्रमुख व्यवसाय के तौर पर कभी लिया ही नहीं गया। आज जिस तरह पशुपालन की अहमियत बढ़ रही है, उसे देखते हुए बहुत से किसान अब पशुपालन को प्रमुख व्यवसाय मानने लगे हैं। विनायक नरावड़े का प्रमुख व्यवसाय भी बकरी पालन ही है। 15 साल के दौरान उन्होंने खुद का एक बाजार विकसित कर लिया है। उनकी सप्लाई मुंबई, गोवा और चेन्नई तक है। हमने सानेन ब्रीड अफ्रीकन बोर और सानेन से सिलेक्शन क्यों किया? जब हम दूध यानी डेली अर्निंग मिलता है, हमें एटीएम जैसा पैसा मिलता है, मीट में हमें कुछ देर के बाद पैसा मिलता है, तो हमने सोचा कि क्यों नहीं हमें डेली दूध सेल करें और डेली हमें पैसा मिल जाए, इसलिए हमने स्टार्ट किया। पहले टाइम में हमें तकलीफ आ गई, जो कि बकरी का दूध विलेज में कोई लेता नहीं है, तो उसे सिटी में हमें सेल करने के लिए ट्राई करना पड़ा। पहले हम प्रेफरेंस दिया बॉम्बे को। बॉम्बे में हम बाय बस से, पहले स्टार्टिंग में बस से हम दूध का पार्सल पैक करते थे और बस में भेजा जाता था, उसको टाइम जाता था। अब भी हम उसके बाद जो अपडेट किया है, वो हम दूध मिल्क वैन में हम वो बॉम्बे, गोवा और चेन्नई तक मिल्क सपोर्ट करते हैं। हम सानेन में एवरेजली जब दूध निकालते थे तो पहले हमें आधा लीटर से ऊपर नहीं मिलता था एक बकरी के पीछे। तो हमने स्टार्ट किया, उसका स्टडी करने के लिए उसका न्यूट्रिशन चेंज किया, उसका खाना बढ़ाया, जिसका यूटिलाइजेशन मिल्क में हो जाए। ऐसे हमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और हमें उसमें सक्सेस मिला और हमारी बकरी दिन में 2 लीटर से 3 लीटर तक दूध देती है। इस दूध को हम पाउच पैकिंग 1 लीटर, हाफ लीटर और 250 ml में करते हैं और जैसी रिक्वायरमेंट है हमारे कस्टमर की, उनको हम सपोर्ट करते हैं। 20वीं पशुधन गणना बताती है कि हमारे देश में बकरियों की कुल संख्या 15 करोड़ के आसपास है। ये 19वीं गणना से 10% ज्यादा थी। इसका मतलब हुआ कि देश में बकरी पालन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। तो ये था कृषि स्टार्टअप सेगमेंट। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ, ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका AI एंकर कृष। आज हम बात कर रहे हैं एक नई और लाभकारी खेती तकनीक की, इंटरक्रॉपिंग की। इंटरक्रॉपिंग का मतलब है एक ही खेत में एक साथ 2 या 2 से अधिक फसलें उगाना। यह पारंपरिक खेती से अलग और ज्यादा मुनाफे वाला तरीका है। इसमें खेत के हर हिस्से का उपयोग होता है और किसानों को ज्यादा उत्पादन के साथ अच्छी आमदनी भी होती है। जब एक खेत में अलग अलग फसलें होती हैं तो किसान के पास एक से ज्यादा तरह का उत्पादन होता है। इससे घर के लिए खाने का पर्याप्त इंतजाम हो जाता है। जैसे अगर किसान एक साथ दाल और अनाज की फसलें उगाता है तो उसे अपने परिवार के लिए प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों मिलते हैं। एक ही खेत में जब 2 फसलें उगती हैं तो दोनों से उत्पादन होता है। इससे कुल उत्पादन बढ़ जाता है तो उसे दोनों फसलों का फायदा मिलता है। इससे आय भी दोगुनी होती है और खेत का पूरा उपयोग होता है। इंटरक्रॉपिंग से किसान एक ही बार खेत तैयार करता है, एक ही बार सिंचाई और खाद डालता है, जिससे खर्च कम होता है और आय बढ़ जाती है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होती है
और जोखिम भी कम होता है। इंटरक्रॉपिंग किसानों के लिए एक स्मार्ट विकल्प है। इससे उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और जोखिम भी कम होता है। तो किसान भाइयों, अब समय है पारंपरिक खेती को अलविदा कहने का और इंटरक्रॉपिंग को अपनाने का। इससे न केवल आपकी आय बढ़ेगी बल्कि खेत की उर्वरता भी बनी रहेगी और पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान मिलेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए दिखाते हैं सेगमेंट फार्मिंग इंडिया। हमारी सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है हमारे किसानों की सहूलियत के लिए, उनकी मेहनत का उन्हें सही दाम दिलवाने के लिए। जी हाँ, हमारी सरकार द्वारा विकसित की गई है ई-नाम एप्लीकेशन। एक छोटी सी मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें रजिस्ट्रेशन करवा के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देश की 1400 से भी ज़्यादा मंडियाँ इसमें लिस्टेड हैं। अलग अलग जिन्सों के बाजार भाव की जानकारी आप हासिल कर सकते हैं, खरीदारी और बिकवाली भी कर सकते हैं। किस तरह से ये संभव हो सकता है जानते हैं हमारे सेगमेंट फार्मिंग इंडिया के माध्यम से। ई-नाम के जरिए आप घर बैठे न केवल एपीएमसी से जुड़ी किसी भी मंडी में चल रहा भाव मालूम कर सकते हैं, बल्कि अपनी फसल का सौदा कर सकते हैं और घर बैठे समय पर बिकी हुई फसल का भुगतान भी पा सकते हैं। ई-नाम दरअसल कोई समानांतर मार्केटिंग संरचना नहीं है, बल्कि ये मंडियों का ही राष्ट्रीय नेटवर्क बनाने का एक साधन है जिसे ऑनलाइन एक्सेस किया जा सकता है। पुरानी मंडी व्यवस्था में किसान सिर्फ मंडी में ही फसल बेच सकता था, लेकिन ई-नाम के माध्यम से वो मंडी के बाहर भी फसल बेचने के लिए आजाद है। ई-नाम मुख्य रूप से एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा पर आधारित है। इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के जरिए एक निवेश के साथ बनाया गया है और इसके लिए विकसित सॉफ्टवेयर सभी मंडियों के लिए उपलब्ध है। ऐसी मंडियां जो राज्य मंडी अधिनियम के नियमों के अनुरूप राष्ट्रीय नेटवर्क में शामिल होने के लिए सहमत हो। अगर किसी किसान को स्थानीय मंडी में बेहतर भाव नहीं मिल रहे हैं तो वो दूसरी मंडी का रुख कर सकता है। यहाँ तक कि वो अपने राज्य के बाहर भी फसल बेच सकता है। शुरुआत में सिर्फ 21 मंडियों को ही इसमें शामिल किया गया था और सिर्फ चुनिंदा फसलों की ही बिक्री होती थी, लेकिन आज 18 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों की 1000 मंडियां इसमें शामिल हो चुकी हैं, जहां 175 फसलों को खरीदा और बेचा जा सकता है। 31 जनवरी तक के आंकड़े बताते हैं कि ई-नाम पर 1,72,70,000 किसान, 2,13,844 व्यापारी, 1,02,068 कमीशन एजेंट और 2,050 एफपीओ जुड़े हैं। किसानों के लिए ई-नाम पर मुख्य रूप से 4 फायदे हैं। पहला, इस पोर्टल पर कारोबार में पारदर्शिता दिखाई देती है और किसानों को बेहतर भाव की संभावना बढ़ती है। पारदर्शिता का मतलब ये हुआ कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की संभावना कम हो जाती है। दूसरा फायदा ये है कि अन्नदाता की पहुंच ज्यादा मंडियों और व्यापारियों तक सीधे हो गई है। तीसरे, मंडियों में आवक और भाव की तुरंत जानकारी मिल जाती है। और चौथा, भुगतान बहुत जल्दी हो जाता है और पैसा सीधे किसान के खाते में जाता है। तो अगर आप भी सुविधा का फायदा उठाना चाहते हैं तो ई-नाम पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। तो ये था फार्मिंग इंडिया सेगमेंट। इसी के साथ बताएं कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारियां आज के कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाई गई सभी आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। साथ ही आपको बता दें, कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके पास, हम तक पहुंचाइए। ईमेल कीजिए हमें krishidarshan@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। पत्र लिखिए हमें, पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 58, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। साथ ही आपको ये भी बता दें, दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।